तो अच्छा हो रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग। कि आज बेसिक हेल्थ केयर एंड योग वो अपने पास आ गई है। ये सेकंड केयर एंड योगा की, और ये सेकंड एडिशन में 4 बीमारी और जुड़ी हुई है, और उन्हीं का आज अपन जो है। और ये 4 बीमारी जो है वो है, पहली खून की कमी यानी एनीमिया, दूसरी है नी पेन। ये फिर से हम एक बार बुक का जो है वो सीन बता देते हैं। इसमें ये बेसिक हेल्थ केयर सेकंड एडिशन, डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित ये बुक, और ये सेकंड एडिशन है। और इसमें से जो बीमारियां अपन पढ़ेंगे 4, वो है एनीमिया, थायराइड, मधुमेह या डायबिटीज, और नी पेन या घुटने का दर्द। ये 4 और परजीवी कृमि 5 बीमारी जो पैरासाइट वर्म्स इन्फेक्शन रहता है। हाँ, गुड मॉर्निंग मुन्नी चौहान। तो ये इनकी भी स्टडी की जाएगी, और चूंकि ये एनीमिया थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए अपन जल्द से जल्द इसको शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके टाइप भी देखना पड़ेगा और उसको समझाना भी पड़ेगा। सर जी, एनीमिया, मधुमेह और थायराइड के अलावा बाकी 2 रोगों का नाम क्या बताएं? में लोग नोट कर सक रहे हैं। तो एनीमिया, थायराइड, डायबिटीज, मधुमेह जिसको बोलते हैं, घुटने का दर्द, नी जॉइंट का पेन, नी पेन, और पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, परजीवी कृमि, ये 5 बीमारियां जो है वो अलग से जुड़ी हुई है, और इस वर्ष जो एग्जाम देने जाएंगे उसमें ये शामिल रहेंगे। इसलिए इसकी स्टडी भी जो है वो अपन को एग्जाम के पहले पूरी निपटाना पड़ेगा। सर प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। शुरुआत करेंगे अपन, वो एनीमिया से करेंगे, खून की कमी, एनीमिया। और लगभग 60 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और अपन शुरू करते हैं। जैसे कि अपन को मालूम है तत्पुर है साहब, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। बीमारियों के नाम हमने अभी बताए हैं, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। एनीमिया यानी खून की कमी, थायराइड से होने वाली बीमारियां, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिनोटोनिन 2 इसमें हार्मोन रहते हैं, उसकी कमी या अधिकता से जो बीमारियां होंगी, और मधुमेह, डायबिटीज, और नी पेन या घुटने का दर्द, और परजीवी कृमि या पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन। ये 5 बीमारियां जो हैं वो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो एनीमिया के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है। और एनीमिया या खून की कमी, इसमें एमिया जो शब्द है वो ब्लड को इंडिकेट करता है, और एन व्यक्ति के शरीर में ये किस तरह किसी का इसमें सबसे ज्यादा आरबीसी का इसमें सबसे ज्यादा रोल रहता है, क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं वो आरबीसी में ही आते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये 3 उसमें तत्व रहते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो रहते हैं उसकी 5 वैरायटी रहती है अलग अलग, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तत्व डब्ल्यूबीसी के, और आरबीसी की केवल एक वैरायटी रहती है, रेड ब्लड
कार्पसल्स, एनीमिया, डायबिटीज, नी पेन, थायराइड और गुड मॉर्निंग और परजीवी कृमि शामिल है और इन्हीं का अपन अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन एनीमिया से। एनीमिया या खून की कमी तब होती है जब रक्त में पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या उनमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता, तब ये एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक है। जो लोग इंग्लिश में हैं उनको हम इंग्लिश में भी बताते जाएंगे। जो आरबीसीज है वो रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, CARPULS, कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स। किसी भी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उस सेल मेम्ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो लोड होती है और अंदर रहता है हीम और ग्लोबिन। एक छोटे डायग्राम के सहारे से हम बना के बताते हैं। आरबीसी अंदर की तरफ और BC, C फॉर सेल या कार्पसल्स, और उसके ऊपर एक झिल्ली बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या सेल की ऊपर वाली झिल्ली। और हीमोग्लोबिन जो है वो इसके अंदर रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन सुहानी लोधी जी अंदर रहती है। गुड मॉर्निंग सुहानी लोधी। ऑक्सीजन और हीम ये इसके अंदर। अब हम एक चित्र जो है वो कैमरे में बता रहे हैं। ये आरबीसी के साइज का चित्र है। ये आरबीसी है, अंदर की तरफ है, और ये बाइकॉन्केव रहती है, या 8 जो बनाते हैं अपन इंग्लिश का, उसके शेप की रहती, 8 शेप की मेम्ब्रेन नजर नहीं आ या सेल की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। आएगी, आवाज आएगी। एक बार वापस क्विट होके और फिर से ज्वाइन कर लीजिए तो आ जाएगी आवाज। और ग्लोबिन रहता है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल के बीच में जैसा कि दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीजन रहता है। तो ये ऑक्सीजन लोड होने के लिए बार बार आरबीसी जो है वो लंग्स के अंदर जाती है ताकि ऑक्सीजन लोड हो सके। इसका डायग्राम खींच के, फोटो खींच के हम और ग्रुप में डलवा देंगे गुप्ता जी के द्वारा। तो इस प्रकार आरबीसी की पोजीशन रहती है बाइकॉन्केव। एक कभी आप लोगों के ही जमाने में किराने की दुकान में एक पीपरमेंट या PINS पॉपिंस, ये पॉपिंस जो है वो दोनों तरफ से दबी रहती थी, तो वो बाइकॉन्केव कहलाती है। ये भी जो है वो दोनों तरफ से दबी हुई है, ये खड़ी दोनों तरफ से दबी हुई दिखाई देती है ना। तो ये दोनों तरफ से दबी हुई जो टेबलेट रहती है, अपन लोग जो घर पे रोटी बनाते हैं तवे पे, तो तवा जहाँ रोटी रखते हैं वो एक तरफ से दबा हुआ रहता है, परंतु ये आरबीसी दोनों तरफ से दबी हुई रहती है, इसी कारण इसको बाइकॉन्केव कहते हैं। आवाज हम देखते हैं, आवाज नहीं आ रही है तो एक बार साउंड पे जाके क्लिक करते हैं। साउंड में कमी तो नहीं आ गई सर? ये हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन ये दो अलग अलग चीज होती है, ये दोनों क्या होते हैं? आवाज क्लियर आ रही है सर? प्रकार के प्रोटीन रहते हैं, ये प्रोटीन के तत्व माइक्रोस्कोपिक रहते हैं। हाँ, जिन लोगों को नहीं आ रही है तो वो एक बार वापस ज्वाइन करें तो उनकी आवाज फिर से क्लियर आ जाएगी। बाकी हमारा नेट भी बढ़िया चल रहा है और आवाज भी 100%।
इंटर। दोबारा रिज्वाइन करके ज्वाइन तो ये हाँ, हीम और ग्लोब हाँ, हीम और ग्लोबिन ये दोनों आरबीसी के अंदर रहते हैं, जिसको अपन उसके ऊपर जो झिल्ली दिखाए वो सेल लोड होती है, जैसे कि अपन ने चित्र में बताया। और अब ये ऑक्सीजन जब लोड हो जाती है लंग्स में तो आरबीसी चमकने लगती है, यानी ब्राइट कलर हो जाता है। और ये ब्राइट कलर जो है वो शुद्ध ऑक्सीजन या प्योर ब्लड के रूप में रहता है। परंतु जब ये पूरी तरह उपयोग जाती है तब ये झिल्ली उससे चिपक जाती है और ऑक्सीजन वहां से खत्म हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो जाता है और इसका कलर ब्राइट रेड की जगह डार्क रेड हो जाता है, यानी कि काला लाल सा हो जाता है। किसी को नाकसीर फूट गई है कीला, पाइल्स वाला जो है वो चमकीला नहीं रहता, वो काला ब्लड रहता है, वो वेन से निकलता है। ये वाली जो आरबीसी है ये आर्टरी में रहती है, ठीक है। तो ये हम अलग अलग डायग्राम बना के भेज देंगे। और जो लोग इंग्लिश में कर रहे हैं उनको बता दें कि ये जो चौथी लाइन लिखा है, हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक है। मतलब जो हीमोग्लोबिन है अगर आबद्ध करना यानी एब्जॉर्ब करना। यदि आपके पास कम या असामान्य लाल रक्त कणिकाएं हैं तो आपका हीमोग्लोबिन कम या असमान्य हो जाएगा और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एनीमिया के लक्षण जैसे थकान महसूस करना, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलना, इसके कारण होता है। क्योंकि आरबीसी अपन हीमोग्लोबिन पढ़ते हैं, मेल फीमेल में जो है वो लगभग 12% होना चाहिए और मेल में जो है तक होता है हीमोग्लोबिन। अगर इससे हीमोग्लोबिन कम हो तो पेशेंट कंप्लेंट कर महसूस होने लगती है। तो ये सर एक बार रिपीट कर दें महिलाओं, और अभी आगे अपन सिम्टम बताएंगे महिलाओं। हाँ, ये जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करती है। हीमोग्लोबिन ये एब्जॉर्ब कब होता है? जब आरबीसी ब्लड के द्वारा स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन अपन तिल्ली को बोलते हैं, जो प्लीहा गुड मॉर्निंग सर। Sir, your voice is breaking. Sir, no sound. तो ये आरबीसी जो है वो स्प्लीन इनका निर्माण होते रहता है। आरबीसी या तुरंत की बनी हुई आरबीसी गलत। और एक आरबीसी की जो उम्र रहती है वो 120 दिन तक ये जीवित रहती है। 120 दिन यानी 4 महीने हो गए शायद, 3, 6, 9। एक आरबीसी बनती है वो 4 महीने उसकी उम्र रहती है। और आई थिंक्स कि यू आर ट्राई टू रीज्वाइन करेंगे आप तो फिर से की साउंड आ जाएगा। साउंड कहीं अगर आ रहा है तो उसको रीज्वाइन करें, तो रीज्वाइन कर लें आप। तो आरबीसी की एज जो है वो अपन बता रहे थे कि 120 दिन होती है। और जब ये हीमोग्लोबिन तो स्प्लीन पहले उसको चेक करता है कि इसको कितने दिन हो गए। अगर उस आरबीसी को लगभग 50-60 दिन हुए हैं तो फिर वो उसी में हीमोग्लोबिन को डाल के और आगे बढ़ा देता है। परंतु यदि आरबीसी की उम्र 110 दिन हो गई है तो उस आरबीसी को हम पूरी आरबीसी या सेनाइल आरबीसी कहते हैं। SENILE
IL स्नाइल, स्नाइल आरबीसी यानी बूढ़ी आती तो फिर उसको स्प्लीन जो है वो तोड़ देता, वो निकाल लेता है और उनको आगे बढ़ा देता है। WBC की उम्र जो है वो डिपेंड करती है कि उसका काम डिफेंस मैकेनिज्म करना है और वो हमारे शरीर में जो फूट चलते रहती है। हम कभी कभी ऐसी चीजें खा लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती। आवाज कट गई। किसी को मान लो दस्त लग गए तो हजारों की संख्या में आरबीसी, हाँ आरबीसी और WBC दोनों के बारे में बता रहे थे। आरबीसी की उम्र जो है वो 120 दिन होती है और आरबीसी 120 दिन की आरबीसी जो है वो अपने आप कहीं पे भी सर्कुलेशन में डिस्ट्रॉय हो जाती है। इनकी है, मान लो उसको 60 दिन उम्र हुई है और वो चली जाती है स्प्लीन में, तो स्प्लीन उसको चेक कर रहा है, इसका डाल के और आगे बढ़ा देता है। परंतु यदि कोई आरबीसी की उम्र 110 दिन हो गई है तो 110 दिन में 10 ही दिन बाकी रहते हैं, तो स्प्लीन जो है वो सोचता है कि अब ये आरबीसी जो है वो उसको तोड़ देता है। इन लोगों को कंप्लीट नहीं आ रही तो वो रिज्वाइन करके और फिर से की आवाज आ जाएगी। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो 110 दिन की आरबीसी नहीं कर पाते हैं और वैसे भी 100 स्टूडेंट हो गए हैं। आज शायद नेटवर्क इशू है, सभी को प्रॉब्लम आ रहा है। सब कुछ ओके है, आपकी आवाज भी आ रही है, लोग बीच बीच में बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आवाज तो क्लियर आ रही है, कोई बात नहीं, आवाज क्लियर आ रही है। एक्चुअली इसकी कैपेसिटी जैसा अभी सेल ने बताई कि 100, हाँ ठीक है, ठीक, तो 100 से ज्यादा होते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। चलिए अपन सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं कि आरबीसी बूढ़ी हो जाती है तो उस बूढ़ी और जो उसका सेल रहता है वो कचरे के रूप में चला जाता है और बाकी दूसरी जो उसके पास बनी रखी रहती नई आरबीसी, उस नई आरबीसी को रिलीज कर देती है। वो आरबीसी जब लंग्स में जाती है तो लंग्स में सेल मेम्ब्रेन और सेल के बीच में ऑक्सीजन लोड हो जाती है जो हम सांस के रूप में लेते हैं, और जब वो ऑक्सीजन लोड हो जाती है तो ब्राइट बोलते हैं चमकना, तो चमकने लगती है। उसी आरबीसी को हम ऑक्सीजनेटेड आरबीसी कहते हैं और जब उसमें से आरबीसी कहते हैं। भारत में एनीमिया के हर साल 1 करोड़ मामले आते हैं। एनीमिया के कई प्रकार हो सकते हैं, सब इसके कारण सबका उपचार भी अलग होता है। आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया सबसे सामान्य है। डिफिशियंसी ऑफ द फेरस सल्फेट यानी आयरन, डाइट में आयरन को नहीं लेते तो उसके कारण जो है वो आयरन की डिफिशियंसी होना सबसे कॉमन माना गया है। और बाकी इसके जो टाइप हैं वो इसका उपचार आहार बदलने और आयरन युक्त आहार लेने से किया जा सकता है। इसमें जो पालक की भाजी, मेथी की भाजी, जितनी भी भाजियां हैं, अपन बोलते हैं सब्जी भाजी, तो सब्जी का मतलब होता है फलीदार सब्जियां या गठान वाली सब्जियां और भाजी का मतलब पत्ती वाली सब्जियां। तो पत्ती वाली सब्जियों में जो 4-5 हमको मालूम है उनमें पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, लाल भाजी है और भी बहुत सारी भाजी रहती हैं जो हमारे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। एक प्रश्न किए कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो आरबीसी बेसिकली बोन मैरो में बनती है। बोन
मैरो जो है वो अपने जॉइंट सामने रहता है, अपने सीने में जो सबसे सामने स्टर्नम रहता है, सबसे ज्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन वही होता है। बोन मैरो आरबीसी को बनाने में सबसे अहम बोन मैरो आरबीसी को स्प्लीन तक या ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचा देता है और ग्लोबिन लोड होना, ये सब काम जो है वो चलता रहता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया को कुछ हद तक सामान्य समझा जाता है, जिसके कारण जिंदगी भर स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। तो इसी कारण अपन देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो एएनसी होती है, एंटीनेंटल केयर, उसमें प्रेग्नेंट लेडी को आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। जो फेरस सल्फेट रहता है, वो आयरन की टैबलेट देने से उसके हीमोग्लोबिन की वृद्धि होती है। अब इसमें टाइप देखते हैं और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर शुरू होते हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि एनीमिया का जो एक टाइप है उसको आप समझाइए। तो ये सातों टाइप अपन को समझना है। सबसे पहले एनीमिया के जो प्रकार है उसमें आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, यह एनीमिया का सामान्य प्रकार है जो आमतौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म के कारण खून की अत्यधिक कमी हो रही है। गर्भ अवस्था में फीटस के विकास और बच्चों में बचपन में और किशोर अवस्था में विकास के लिए आयरन की ज्यादा जरूरत होती है, और वही आयरन की डिफिशियंसी, तो ये पहला टाइप है जिसको अपन कह सकते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। जिन लोग नोटबुक लेके बैठते हैं उसमें पहले टाइप को लिख सकते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया या लौह तत्व की कमी के कारण होने वाला एनीमिया, और ये एनीमिया उस समय होता है जब विटामिन डी की कमी हो जाए और आयरन की कमी हो जाए। आयरन हमारी बॉडी में लीवर बनाता है, पर लीवर भी वो तब बनाता है जब अपन डाइट में खाएं। और डाइट में हमने जैसे बताया कि पत्तेदार सब्जियां अगर कोई डाइट में खाता है तो लीवर उससे आयरन को खींचकर और शोषित करके और फिर हीमोग्लोबिन को या स्प्लीन को पहुंचा देता है। स्प्लीन को जब पहुंचाएगा तो वो स्प्लीन आरबीसी में आयरन को डाल देती है। जब कोई व्यक्ति ना तो पत्तीदार सब्जी खा रहे, सनलाइट में विटामिन डी रहता है और अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सबसे पहले स्किन में पड़ती है और स्किन जो उसको एब्जॉर्ब करती है। तो स्किन के नीचे एक प्रोटीन रहता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजिन। तो वो ग्लाइकोजिन विटामिन डी को अर्जिस्ट्रॉल के रूप में स्टोर करता है। The vitamin D present in sunlight and glycogen absorb the vitamin D. एजिस्टेरॉल एक प्रकार का पैक विटामिन डी और आयरन है। जब ये एजिस्टेरॉल लीवर में जाता है तो उसमें विटामिन डी और आयरन अलग अलग हो जाते हैं, और ये आयरन वो स्प्लीन को भेज देता है। स्प्लीन में जब आरबीसी जाती है तो वो उसमें आयरन भी डाल देता है। पत्ती यानी भोजन में लिए जाने वाली भाजियां कम हो जाए, तब ऐसी स्थिति में उसमें धीरे धीरे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कमी से आरबीसी बहुत ज्यादा लचीली हो जाती है। आरबीसी को लचीलापन होने से वो बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ने से टूटने लगती है। जब भी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो तुरंत टूट जाएगी, क्योंकि वो बहुत लचीली है। और ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी के तो तीसरे महीने के बाद प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है।
इसी कारण उसको फोलविट करके एक टैबलेट आती है जिसमें आयरन रहती है, तो आयरन टैबलेट ओरली उसको दिया जाता है। तो ये पहले टाइप का एनीमिया हुआ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन और भोजन में फलों के द्वारा भी मिलते हैं, जैसे एप्पल, अनानास और अनार। इनसे 3 चीजों से मिलते हैं आयरन, और भाजियां जितनी हैं उनसे, क्योंकि पत्तियां सनलाइट के टच में रहती हैं। फोलिक एसिड 5 ग्राम 5 मिलीग्राम ये दिया जाता है एक टैबलेट रोज। किसी की बॉडी में अगर फोलिक एसिड की अधिकता हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा आयरन ब्लैक टाइप आने, जब से लेटरिन जो स्टूल है, स्टूल का कलर ज्यादातर येलो रहता है, परंतु यदि मान लो उसको ऊपर आयरन जा रही है तो कलर ब्लैक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फिर वो पेशेंट कंप्लेंट बताता है, तब उसको अपन दूर कर सकते हैं कि भाई आयरन वाली चीजें ना खाए। तो ये फर्स्ट हुआ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा नोट कर सकते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो उसके लिए अपन टाइम देंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले अपन टाइप आज कम से कम कवर कर लें। एप्लास्टिक एनीमिया रक्त का एक विकार है जिस कारण शरीर की हड्डियों की मज्जा यानी बोन मैरो पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती है। इस कारण स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जैसे इरिथमिया पेशेंट की पल्स नापते हैं, फर्स्ट टाइम नापे तो आपको 38 या 40 पल्स मिली, और वो पल्स कैसी मिलेगी, जैसे कि कभी ज्यादा धड़क रहा है, कभी कम, कभी बीच में जो है वो गायब हो जाती है। ऐसी पल्स को हम इरिथमिया कहते हैं। IRRTHAMIA इरिथमिया। और दिल की धड़कन असामान्य होती है एप्लास्टिक एनीमिया के कारण। हृदय के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसको हम कार्डियोमेगाली कहते हैं। कार्डियो मतलब हार्ट, मेघाली मतलब होता है उसका आकार बढ़ जाना। मेघाली शब्द जो है वो मेघा से लिया हुआ है। मेघा का मतलब होता है बादल, और जैसे बड़े बड़े बादल रहते हैं वैसे ही हार्ट का आकार भी बड़ा हो जाता है। इसी कारण उसको कार्डियोमेगाली हो सकता है। ये अचानक या धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ गंभीर हो जाता है, इसलिए इसका इलाज कराया जाना जरूरी रहता है। ये प्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो, जैसा अभी हमने गुर्जर जी ने पूछे थे कि आरबीसी कहाँ बनती है, तो आरबीसी बनती है बोन मैरो में, और बोन मैरो रहता है बोन में। तो सबसे ज्यादा जैसा हमने बताया कि थोरेक्स के पास स्टर्नम में रहता है, सामने की जगह पे, और उसके अलावा ज्वाइंट में एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट और बड़ी बड़ी बोन। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो देखते होंगे कि जब कोई हड्डी वगैरह आ जाती है तो पहले उसका गोश्त वगैरह खाते हैं, और वो ठोक के जो निकाला जाता है हड्डी के अंदर का मटेरियल, वही बोन मैरो है, और उसी बोन मैरो में आरबीसी बनती है। हाँ, मंगेश खाता है जरूर, उसने तुरंत जवाब दिया कि हाँ मैं निकालता हूँ नली से। खैर, अकेले मंगेश ही नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो उसको खाते होंगे, और वो लिक्विड फॉर्म में रहता है मसूरी, परंतु उसको उबाल और वो सॉलिड जो है वो खाया जाता है, वही बोन मैरो कहलाता है। इसीलिए जो खून की कमी से पीड़ित रहते हैं लोग, या जिनका विकास नहीं हो पाता, वो बकरे
के पाए शायद इस टाइप से कहते हैं, उसका सूप खाना चाहिए, बकरे के पाए। चॉकलेटी कलर है, वो होता है चॉकलेटी कलर उबालने के बाद या उसको जम जाने के बाद चॉकलेटी कलर हो जाता है, जो उबाल के खाते हैं। बाकी इसका जो कलर अगर बोन मैरो का देखें तो ये जिलेटिनियस रहता है। जिलेटिन का हम एग्जांपल देते हैं, ग्लिसरीन देखें सभी, ग्लिसरीन कलर का होता है बोन मैरो, और जब उसको बॉईल कर लिया जाता है तो वो चॉकलेटी कलर का हो जाता है, और कभी कभी जेली के रूप में भी प्रेजेंट रहता है, मतलब स्टिकी रहता है। अगर मान लो अपन उसको डिप करके और उसको देखें तो वो जेली चिपचिपा सा रहता है बोन मैरो, और वो बोन मैरो बनाता है आरबीसी। और जब उस बोन मैरो की कमी होने लगे या बोन एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और ये एप्लास्टिक एनीमिया तब डेवलप होता है जब किसी व्यक्ति के खान रही है जो वो होना चाहिए, तो वो उसको फिर इस तरह का एनीमिया हो जाता है। साथ ही साथ उन लोगों को भी होता है जिनका लंबे समय से इलाज चल रहा है, जैसे टीबी के केस में, कैंसर के केस में, लेप्रोसी कुष्ठ रोग जो रहता है लेप्रोसी, इन केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, कार्सिनोमा, रीनल फेल्यूर जो किडनी फेल हो जाती है, और लेप्रोसी, ऐसी घातक बीमारियां जिनकी घातक दवाइयां चलती है। ये जितनी भी बीमारियां बताए हमने उसमें जो दवाइयां चलती हैं वो पॉइजनस दवाइयां चलती हैं, कहते हैं जहर जहर को काटता है। इसी कारण ये जहरीली बीमारियों के लिए जो यूज किया जाता है वो जहरीला दवाई यूज करती है, और वो एप्लास्टिक एनीमिया को कई बार जन्म देती है। और जब ये दवाइयों का कोर्स खत्म हो जाता है तो दोबारा फिर बोन मैरो अपना काम करने लग जाता है। तो ये दूसरा टाइप अपन ने कंप्लीट किए। पहला पर्नीशियस एनीमिया जिसमें आयरन की डिफिशियंसी था, सॉरी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जिसमें आयरन की कमी थी। दूसरा है प्लास्टिक एनीमिया जिसमें बोन मैरो की कमी हो या बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तीसरा है थैलेसीमिया, तीसरा है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड के फ्लो में नहीं आ पाती। कई बीमारियां, स्थिति और कारकों के कारण शरीर लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर सकता है। हीमोलिटिक एनीमिया कई गंभीर समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे थकान, सिर दर्द, इस्थीमिया के आकार में वृद्धि, दिल की विफलता आदि। तो हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब ये होता है ये ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, और 70 साल की एज के बाद हीमोग्लोबिन जो है उसके बनाने की क्षमता कम हो जाती है, बनने की क्षमता कम हो जाती है, लीवर की भी और स्प्लीन की भी, और पेशेंट जो है वो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम से सफर करता है कि उसको डाइजेशन नहीं होता। उसकी इच्छा तो होती है कि इस खाता है और दूसरे दिन डब्बा लेके भागता है, मतलब कि डायरिया हो जाता है। तो ऐसे में फिर लगा तो हीमोग्लोबिन कैसे बने, तो इसलिए इसको माना जाता है कि ये ओल्ड एज की बीमारी है। इसी कारण ओल्ड एज में अपन जो है वो सलाह ज्यादा लें और ये हैवी चीजों को छोड़ दें, ड्रिंक ना करें, सिगरेट बीड़ी पिए, ये सिगरेट बीड़ी ना पिए या किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो है वो छोड़ दें, क्योंकि इससे भी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। तो ये तीसरे टाइप का है हीमोलाइटिक एनीमिया जो ओल्ड एज की बीमारी में। नंबर 4 में देखते हैं अपन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ब्लड की, हाँ आप जो है वो बहुत सारे सब स्टूडेंट की डिमांड पे, परंतु अभी फिलहाल पुराने वाले जो लोग हैं उनको एग्जाम देने जाना है, इसी कारण ये सब। हाँ पेज नंबर इसमें
बुक जो है वो नई वाली आई है। अगर आपके पास नई बुक है तो 134 नंबर पेज उसमें देख सकते हैं, और पुरानी बुक है तो उसमें ये है ही नहीं। नई बुक है अगर सेकंड एडिशन है तो 134 नंबर पे देख सकते हैं। इस कारण शरीर कम लाभ रखता है। हीमोग्लोबिन इनमें आयरन के साथ साथ, जैसे हीमोग्लोबिन को अपन ने बताया कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो रहता ही है, पर उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली रहती है, वो प्रोटीन से बनी हुई रहती है। और किसी के शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उससे उसकी मेम्ब्रेन जो रहती है वो पावरफुल नहीं रह पाती, और ऐसी पावरफुल ना रह पाने के कारण जब भी वो लंग्स वो कम हो जाता है, जितनी तो वो गुब्बारा जो है वो पूरा हवा की कैपेसिटी में फूलना चाहिए। या टायर में हवा भरते हैं तो 33 अपन जो उसको बताते हैं कि भाई इतनी हवा रहना चाहिए, तो वो टाइट रहना चाहिए। परंतु थैलेसीमिया में प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण वहां की मेम्ब्रेन टाइटली नहीं रहती। इसी कारण जब भी वो लोड होने जाती है तो वो उतना नहीं भर पाती ऑक्सीजन जितना भरना चाहिए। तब ऐसी पेशेंट को ब्लीडिंग होने की शिकायत रहती है। एक और बीमारी है स्कर्वी, ऐसे ही इसमें भी। और फिजियोलॉजी में अगर जो भी फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं उनने पढ़ाए होंगे क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब होता है जब भी कोई ब्लीडिंग होती है तो ब्लड क्लॉट होता है, 13 फैक्टर रहते हैं एक के बाद एक। कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। इसमें जो 8वां फैकोप्लास्टिन की कमी हो जाती है, जिससे उसका अगर अपन बीटीसीटी नाप, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट रहना चाहिए, जिसको अपन 60 सेकंड कहते हैं, या ज्यादा रहना चाहिए, परंतु उसका कम रहना चाहिए, परंतु उसका क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाने के कारण उसके शरीर में जब भी ब्लीडिंग होगी तो अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, जिसको अपन थक्का जमना कहते हैं। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 क्लॉटिंग फैक्टर, थ्रोम्बोप्लाज्म टाइम इट इज क्लॉट एनीवेयर। तो ये जो है वो हमारी थैलेसीमिया कहलाती है। और ऐसा पेशेंट बहुत ज्यादा थका और टॉक्सिक लुक रहता है, उसके बीमारी जो है वो हमेशा उसके ऐसा लगता है कि बीमार है। तो ये थैलेसीमिया के भी बहुत सारे करोड़ों केस अपने भारत में हैं, और उनको समय समय पर ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर इनका हीमोग्लोबिन 7-8 पहुंच जाता है तो ब्लड देना पड़ता है। तो ये चौथे टाइप का टाइप रहा। हीम टाइप का एनीमिया जो कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसका शरीर दरांती के आकार का हो जाता है। दरांती का मतलब होता है हसिया। हसिया को अपन सिकल कहते हैं। और जो लोग फसल काटते हैं, मैक्सिमम लोग जो जुड़े हुए हैं वो गांव से जुड़े हुए हैं, और गांव में जब भी अपन किसी फसल को, गेहूं को काटते हैं तो एक प्रकार के हथियार का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं हसिया। और वो हसिया जो है वो दरांती भी कहलाता है। तो उस प्रकार की आरबीसी हो जाती है। सामान्य लाल रक्त कणिकाओं का आकार डिस्क जैसा रहता है वाहिकाओं से। इसका हसिया या दरांती, इसको दोनों कहते हैं। इसी का आकार बताए थे। इसमें एक छोटा सा और दिखा देते हैं, उस आकार की हो जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है वो अपन देखते हैं।
सर अर्धचंद्र, सर अर्धचंद्र। सर चौथे प्रकार की एनीमिया कौन सी थी? थैलेसीमिया। सर थैलेसीमिया को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। थैलेसीमिया जो है वो उस बीमारी को कहते हैं जिसमें कि आरबीसी और उसकी ऊपर की जो झिल्ली रहती है मेम्ब्रेन, उसमें ऑक्सीजन लोड होने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि उसका जो पावर है वो पूरा नहीं हो पाता, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग आरबीसी नहीं बन पाती, और ऐसे में उसका सीटी बढ़ जाता है। क्लॉटिंग टाइम जो है, जल्द से जल्द ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए मगर उसका क्लॉट नहीं हो पाता, और ऐसे में जब भी उसको कहीं से ब्लीडिंग होती है तो वो ब्लीडिंग होते रहती है कंटिन्यू, और ऐसे में उसका हीमोग्लोबिन ये है कि उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नंबर है 8वां क्लॉटिंग फैक्टर जो रहता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो वो उसके फिर इंजेक्शन भी आते हैं मेडिकल में, तो वो 8वां फैक्टर बोल दें तो उसका वो उसको लगा दिया जाता है, तो वो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे सिकल सेल एनीमिया। पहले जिन लोगों ने आरबीसी का नॉर्मल आकार नहीं देखे हैं तो वो अपन दिखा देते हैं। नॉर्मल जो आकार रहता है वो डिस्क शेप का रहता है या 8 शेप का रहता है, ये आरबीसी का आकार। अब जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है उनका आकार जो है वो आरबीसी का वो हंसिया के जैसा हो जाता है, ये इस तरह का आकार हो जाता है, हंसिया के क्वेश्चन मार्क जैसा रहता है, तो वैसे हंसिया के आकार का हो जाता है, परंतु इसकी सिर्फ एनाटॉमी बदलती, काम कर रहा है आरबीसी वो उतना ही काम करता है, इसके आकार बदलने से कुछ मतलब नहीं है। और इसी के ऊपर जो अपन ने मेम्ब्रेन भी बताए थे, तो वो मेम्ब्रेन भी बनी रहती है जो कि आरबीसी इसको ऑक्सीजन को लोड करती है। ये हंसिया के आकार का ये हो गया सिकल सेल एनीमिया, और उसके ऊपर हो गई मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर ऑक्सीजन भी लोड होती जाती है, तो इसको कहते हैं कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आरबीसी आर चेंजेस बट द फंक्शन और द फिजियोलॉजी ऑफ द आरबीसी आर नॉट चेंजेस। वो जैसा उसको काम कर रही है वो वैसे ही करती है, परंतु जब भी वो काम करने के बाद स्प्लीन में जाती है यानी दिल्ली में जाती है, तो दिल्ली उसको चेक करता है, और न्यूरोलॉजिकल रहता है, न्यूरोलॉजिक है तो रहती नहीं, तो इसलिए कहा गया कि स्प्लीन जो है वो अनइंटेलिजेंट रहता है, यानी कि उसको उतना दिमाग नहीं रहता, और वो सिकल सेल की शेप की जो आरबीसी है उनको ये समझता है कि ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया या कोई दुश्मन आ गया जो यहाँ पर 88 की उम्र फिलहाल एक बार मैंने वो बंगाली है ना 20 दिन भी हो तो वो उसको तोड़ देता है, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी आप मुझे वाटर लगा दीजिए रहने लिए, और उसी को अपन सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो वो सिकल सेल एनीमिया का ज्यादातर केस अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर के आगे एक जिला है मंडला, और मंडला जिले में तेज हो जाता है, ठंड लगता है। हाँ ठंड लगता है। सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे केस देखे गए हैं, और वहीं पे नदी के बाद पड़ता है महाराज, लोग उस साइड रहते हैं तो वो जानते हैं ताला चाबी सेल एनीमिया का प्रकोप है। अब ये सिकल सेल एनीमिया नागपुर में भी बहुत सारे केस हैं, इसमें क्यों उस क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया इसके बारे में बता दें, क्योंकि वहां पर तुअर दाल की जगह, अरे यार सालू को और माइक तो म्यूट करो। सॉरी सर। चलिए हमने कर दी। उस क्षेत्र में सिकल सेल
एनीमिया का कारण बता रहे थे अपन, वहां पर तुअर दाल जो रहती है, अरहर दाल, उसका एक छोटी वैरायटी आती है, उपयोग किया जाता है और वो प्रोटीन में कमी हो जाती है उससे। तो प्रोटीन डाइट दाल के रूप में जो जाती है, तो वो कमी होने के कारण आरबीसी का आकार इस तरह से हो जाता है, सिकल सेल। और ये जेनेटिक रहता है, अगर क्योंकि वहां पर कई सालों से जो लोग रह रहे हैं, अब जैसे मान लो कोई एक हफ्ते के लिए पोस्टिंग होके वहां पर गया, तो यदि मान लो वहां पर जो जेनेटिक रह रहा है बाप दादा के जमाने का, उसका कारण है वही है कि कमी हो जाती है, जिससे उस आरबीसी का साइज जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये 5वें टाइप का एनीमिया अपन ने देखे, सिकल सेल एनीमिया। 6वें टाइप का एनीमिया पे अपन आ रहे हैं, वो है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया की स्पेलिंग लिख लें पहले, PARNESI, SIOUS, पर्नीशियस एनीमिया। पर नहीं बना पाता क्योंकि शरीर में पर्याप्त रूप से विटामिन की कमी हो जाती है। जिन लोगों को पर्नीशियस का कारण विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाना। विटामिन B12 की कमी कई और परिस्थितियों में कारक भी बनती है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसकी अगर कमी होगी तो आरबीसी की संख्या कम होती जाएगी। आरबीसी की संख्या जैसे कि रिपोर्ट वगैरह में देखते हैं लाखों में रहती है, हजारों में नहीं, परंतु अब जैसे अपन WBC देखते हैं तो वो 4000 से 11000 के बीच में रहती है, पर आरबीसी की संख्या उससे ज्यादा रहती है। और हीमोग्लोबिन उसी हिसाब से इसमें सेट होता है, परंतु ये अभी भी बुखार है क्या लगता है? हल्का है। विटामिन B12 की कमी हो जाता है और ऐसी स्थिति में फिर उस खाने वाले तत्व हैं वो दी जाते हैं ना, कोबालामिन हो जाता है, उसको देना चाहिए। मुट्ठी बंद करो। रंगाई बग्गा, अभी हम क्वेश्चन के लिए टाइम देंगे, तब उसमें पूछना। तो ये पर्नीशियस एनीमिया कहलाता है। पर्नीशियस एनीमिया को हम रिपीट कर देते हैं। पर्नीशियस एनीमिया में आरबीसी ठीक से बन नहीं पाती, मतलब उनकी क्वांटिटी नहीं बन पाती, क्योंकि उस पर्टिकुलर पेशेंट के शरीर में विटामिन B12 की कमी है और विटामिन B12 आरबीसी को बहुत तेजी से क्वांटिटी वाइज जल्दी बनाता है। तो ऐसे में उसका आकार सब सही रहता है, पर उसकी संख्या कम होने लग जाती है। तब ऐसे में अपन पेशेंट को विटामिन B12 देते हैं। सिरप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, तो उसके एनीमिया में वृद्धि, हीमोग्लोबिन में वृद्धि होती चली जाती है। और चूंकि अपने पास समय नहीं रहेगा, इसी कारण लास्ट वाला और एक एनीमिया देख सकते हैं अपन, ताकि अगला लेक्चर जो भी रहेगा उसमें हम प्रश्न कर सकते हैं कि इस प्रकार के एनीमिया में क्या होता है। तो इसलिए इसको सभी लोग पढ़ेंगे। 7वां है फेकोनाई एनीमिया। फेकोनाई एनीमिया की जो बोन मैरो है
वो व्यक्ति में नई रक्त कणिकाएं नहीं बनती, कोशिकाएं बनाती है। इस कारण ल्यूकोमिया जैसी बीमारी हो जाती है। ये कहलाता फेकुनाई एनीमिया। फेकुनाई एनीमिया एक प्रकार के अपन ने जब देखे थे एनीमिया, एक प्लास्टिक एनीमिया में अपन ने देखे थे कि जो बोन मैरो है वो आरबीसी को बनाने का काम कर रहा है, परंतु किसी लंबे समय तक ड्रग्स चलती हैं तो उसके कारण बोन मैरो डिप्रेस हो जाता है, दब जाता है, जिसके कारण वो आरबीसी नहीं बना पाता। उसी को ये प्लास्टिक कहा गया था। परंतु तो इसमें फेकुनाई में क्या होता है कि आरबीसी वो बनाता तो है, परंतु उसकी संख्या इतनी ज्यादा बना देता है जितनी आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे में WBC भी बनती है और आरबीसी भी बनाता है, WBC भी बनाता है। तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या अलग अलग साइज की हो जाती है, कोई बहुत टाइप की हो जाएगी। दूसरी बात, वो बना रहे हैं तो उनके अपने भोजन का इंतजाम नहीं किए, और अगर वो एक दूसरे को खाने लगी, उसी को अपन ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। वो ब्लड कैंसर पर इसे को कहा है फेकुनाई, FACONAIY, फेकुनाई। फेकुनाई एनीमिया में आरबीसी बनेंगी जरूर, मगर प्रत्येक आरबीसी का साइज और शेप अलग अलग होगा। जो अपन ने देखे कि भाई ये 8 शेप की होना चाहिए, परंतु इसके अलग अलग शेप की बन जाती है। कोई जो है वो 4 शेप की बन जाती है, कोई 3 शेप की बन जाती है। तो ये अलग के बनने के कारण स्प्लीन में जाती है, तो स्प्लीन इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझकर अलग खाने लगता है, और ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और WBC की मात्रा इतनी ज्यादा बना देता है वो, जैसे WBC की अपने शरीर में मात्रा होना चाहिए 4000 से 11000 के बीच में, परंतु वो 40000 बना देता है, 50000 बना देता है। तो इतनी अगर बनाएंगे, वो सेल खाएंगे अलग अलग, तो उसमें जो है वो ये जो हड्डियों की चमड़ी है वो हड्डी से चिपकने लग जाती, क्योंकि अंदर सभी चीजों को खाने लग जाता। तो उसी को अपन ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे किसी बॉर्डर है, हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर है, और उस बॉर्डर में अपन को 1000 सैनिक भेजना है। तो वो 1000 सैनिक भेजेंगे अपन, तो उनको रोज सुबह और शाम खा के जिंदा नहीं रहेंगे। अब अगर मान लो 1000 लोगों को भेजे, तो 1000 लोगों का भोजन सुबह शाम भेजना पड़ेगा। और अगर मान लो 10,000 लोगों को भेजे और 1000 लोगों का ही भोजन भेजे, तो वो फिर उनमें धुआं शुरू हो जाएगी, और एक दूसरे को मार के। WBC की मात्रा 4000 होती है, 25,000, 40,000। ये आरबीसी जो है वो WBC को खाने लगते हैं, और वही ल्यूकेमिया की कंडीशन डेवलप होती है। तो चूंकि एनीमिया बड़ा चैप्टर है, और अपन को इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ना पड़ेगा, सैटरडे संडे पर। और प्रश्न भी हम पूछेंगे कि कितने टाइप का एनीमिया रहता है, तो आप लोग हैं जो लोगों से हम क्वेश्चन पर 7वें वाले को एक बार रिपीट करना कर लें। खास लोग, खास सर जी, आरबीसी WBC को खाता है या WBC आरबीसी को खाता है? फेकुनाई फिर से बोलना आपकी। WBC आरबीसी को खाता है। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? टेस्ट क्लासेस कब लेंगे, सैटरडे संडे को या मंडे को? सेल। हेलो सर, देखो होगी ना। हाँ, ये फेकुनाई है। हेलो। हाँ, बोलो सर, जो
हाँ, जो व्यक्ति सर ब्लड डोनेट करते हैं तो उनको फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कितने दिन में दोबारा तैयार हो जाती है सर बॉडी में? उसमें वो डिपेंड करता है उनकी डाइट के ऊपर। अगर वो डाइट अच्छी लेंगे तो 1 महीने में तैयार हो जाता है, और अगर उनकी डाइट में कमी आएगी तो वो फिर कम से कम वो अच्छी डाइट लें तो जल्दी से जल्दी, या घूम रहे हैं फिर रहे हैं काम से लगे हुए हैं तो उतना फिर भोजन भी करना पड़ता है। और सर ये बोन मेरो को एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं सर, ये बोन मेरो को ट्रांसप्लांट में होता है? हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी होता है। अगर हाँ, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। अगर किसी के शरीर में बोन मैरो की कमी आती तो उसको ट्रांसप्लांट करके और उसके शरीर में बोन मैरो इंजेक्शन से डाला जाता है, घुटने के जॉइंट में डाला जाता है। सर थोड़ा क्वेश्चन, वो कहलाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा पढ़े एनीमिया। अभी पेशेंट का हाँ बाद में देखेंगे पेशेंट का। हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर चौथा थैलेसीमिया, 5वां सिकल सेल एनीमिया, 6वां पर्नीशियस एनीमिया और 7वां फेकोनाई एनीमिया। तो ये सभी 7 टाइप जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हम मंडे को पूछेंगे भी, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बाकी शहन मंसूरी इस मंडे को बताना क्या प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर। गुड डे सभी।